चलो बच्चों, कल आपको रिवीजन करा रहा था मैं कंसिडरेशन का। कल मैंने आपको 2 टॉपिक का रिवीजन कराया कि एक तो कंसिडरेशन में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। तो आपको बताया कंसिडरेशन में पहला तो मैंने बताया वो किसके डिज़ायर पे होना चाहिए, प्रोमिसर के डिज़ायर पे होना चाहिए। फिर मैंने आप लोगों को बताया इट मे बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी ना हो, लीगल होना चाहिए, इलीगल ना हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में हो सकता है। और कंसिडरेशन शुड बी समथिंग मोर देन योर लीगल ऑब्लिगेशन। कंसिडरेशन तभी होगा जब आपकी लीगल ऑब्लिगेशन से कुछ ज़्यादा हो। मतलब कानूनी तौर पे अगर कोई काम आपको करना है और आप वो काम कर रहे हो और वो प्रोमिसर की डिज़ायर पे नहीं कर रहे हो तो वो कंसिडरेशन नहीं है। सामने देखो, फिर कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ये इस पे मैंने चर्चा करी थी खास। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर मुझे आपसे 40,000 रुपये फ़ीस लेनी है और आपने मुझे 30 दे दी तो कंसिडरेशन तो है ना, भले वो एडिक्वेट नहीं है। लेकिन कंसिडरेशन एकदम ज़्यादा ही कम ना हो कि वो जो कल याशी ने पूछा था कि एकदम ही कम है, जैसे मैंने कहा 111 रुपये, तो ये तो फिर गलत ही है। तो आप बोलोगे एडिक्वेट नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही कम है। अब क्या बहुत ही कम है, ये आप कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को देख के, जैसे जहाँ करोड़ों की बात हो रही है और आप लाखों पे आ गए तो बहुत कम हो गया। वो लाखों की बात हो रही है, आप हज़ारों पे आ गए तो बहुत कम हो गया। सही है बेटा तबे। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कौन से केस में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, अरे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल कर सकता है। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो, स्ट्रेंजर, बट फिर भी आप केस फाइल। इसके 6 केस पढ़ाए थे मैंने आपको। पहला केस पढ़ाया था मैंने आपको इन केस ऑफ ट्रस्ट, दूसरा केस पढ़ाया था मैंने आपको फैमिली सेटलमेंट के केस में, फिर एक केस पढ़ाया मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट, फिर असाइनमेंट, एक्नॉलेजमेंट, फिर कंडीशंस रनिंग विद लैंड। इन 6 केसेस में, बोलो मेरे साथ, इन 6 केसेस में आप कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंजर होने के बावजूद केस फाइल कर सकते हो। मतलब इन 6 केस में बनेगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप इन 6 केसेस में पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, यू आर जस्ट ए स्ट्रेंजर, बट स्टिल यू कैन फाइल अ वैलिड स्यू। आप एक वैलिड केस फाइल कर सकते हो। ये बहुत परेशान कर रहा है यार। हेलो हेलो, किसी ने छेड़ा था क्या इसको अभी? हेलो हेलो, हाँ। इसके बाद अब आज बात करनी है नए टॉपिक की, जिसका नाम है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। मैंने कल कहा था आपको कंसिडरेशन में सिर्फ 3 ही टॉपिक आएंगे, 2 आ गए, अब एक टॉपिक। हेलो, पूरा वीडियो देखा था कल का? कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही थी क्या? वीडियो में हो रही थी, आवाज़ तो सही आ रही थी ना? तूने भी देखा था पूरा? चलो अब मेरी बात सुनो। कुछ ऐसे केसेस, मैं आपको एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा रहा हूँ, तब से आपको एक बात बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो अब मैं आपको वो केस पढ़ाऊँगा जहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसमें पहला आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। क्या आता है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जैसे अभी 2 पार्टीज है और 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब उनके बीच में कंसिडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा अगर दोनों पार्टी के बीच में प्यार का रिश्ता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जैसे मान लो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि इस बार अगर दिवाली की सीज़न पे मेरी सेल अच्छी हुई तो मैं तेरे को एक हार दिलाऊंगा, 9 लखा हार। वाइफ ने मान ली उसकी बात और दिवाली पे सीज़न अच्छी भी हुई, तो हस्बैंड ने वाइफ को हार दिलाने से मना कर दिया। बोला वो तो एक मजाक था, वो एक जोक था, इट इज़ जस्ट अ फैमिली एग्रीमेंट। तो वाइफ बोलेगी कि भैया मैंने भी थोड़ी लॉ पढ़ी है, मुझे पता था आप यही बोलोगे, तो मैंने एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा लिया था, आपके साइन भी ले लिए थे, स्टैम्प भी लगवा ली थी, ठीक है, क्योंकि अपन तो बिल्कुल सेफ खेलते हैं। क्या खेलते हैं? सेफ खेलते हैं।
वो आगे दोनों फरिश्ते, जल्दी आओ, नपटो, ढीटो। 9:30 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। हाँ तो फिर मैं तो 9:30 आ गया था ना, सर नहीं थे तो। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अरे बेटा सुन लो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब हस्बैंड ने, वाइफ ने कहा कि भैया मैंने तो एग्रीमेंट भी करवा लिया था। हाँ, फ़ोन नहीं उठा रहे, चले जाओ, हो गया हो तो ले आना, खड़े मत रहना। अब एग्रीमेंट में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब, अभी मैंने आपको कहा कि भैया एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 9 लाख का हार दिलाऊंगा दिवाली पे सेल अच्छी हुई तो, ठीक है। अब बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ ये। देखो, अब वाइफ ने क्या करा, हस्बैंड से कहा कि भैया मेरे को 9 लाख का हार दिलाओ, आपकी दिवाली पे सेल अच्छी हुई। तो हस्बैंड ये बोलेगा कि हमारे बीच में एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें कंसिडरेशन तो है ही नहीं, कंसिडरेशन तो है ही नहीं। मैं अगर हार दिलाऊंगा तो तू मुझे क्या देगी, तू पैसे देगी मुझे? बोला नहीं। तो बोला, वाइफ बोलेगी मैं प्यार दूंगी तुम्हें, हस्बैंड बोलेगा मैं भी दे दूंगा प्यार, ठीक है। प्यार के बदले में प्यार, वाई हार, ठीक है। तो अब हस्बैंड को हार दिलाना पड़ेगा अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो। पहला, दे मस्ट बी हैविंग अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। दे मस्ट स्टैंड इन अ नियर रिलेशन, वो एक नियर रिलेशन में होने चाहिए। नियर रिलेशन मतलब हो गया ब्लड रिलेशन, हस्बैंड और, अरे मतलब बाप और बेटे का रिश्ता, फादर सन, फादर डॉटर, भाई भाई, ब्रदर सिस्टर, दीज आर ब्लड रिलेशंस। या जैसे अभी बात हुई हस्बैंड वाइफ, नियर रिलेशन होना चाहिए। नियर मतलब ऐसा रिलेशन जो प्रूव किया जा सके। अब जैसे दोस्तों के बीच में भी कई बार प्यार होता है, बट हम उसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं मानते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो भी यहाँ कवर नहीं है, वो से भी हम नियर रिलेशन नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? नियर रिलेशन होना चाहिए। राइटिंग में होना चाहिए जो भी आपने एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। 4 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर एंड डियर रिलेशन, एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, और इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। मस्ट बी इन राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड, मस्ट बी इन राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड। अगर ये 4 कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो आपके बीच में एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। देखो, अब यहाँ तुम ये बात लिख लो, 4 कंडीशन पूरी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इवन विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। सर आपने तो शुरू में पढ़ाया था फैमिली एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते, बालफोर वर्सेस बालफोर, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। ये तो इन्फोर्सेबल है क्योंकि ये किस में है? ये क्या है? क्या है? तेज बोलो। तो क्या जो चीज़ रजिस्टर्ड है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगी क्या? हाँ, रजिस्टर का मतलब समझते हो? नोटेरी करवा ली, वकील के साइन करवा लिए, और कितने अच्छे दिन चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो भैया रजिस्टर्ड है, इसका मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। आगे आओ। सेकंड, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कब कब कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की क्या जरूरत आ गई? यही पूछ रही है? मत करा फिर। ये जज्बाती हो गए हैं थोड़े कि प्यार अगर नेचुरल है तो कॉन्ट्रैक्ट कराने की क्या ज़रूरत, और कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो तो वो प्यार नेचुरल कहाँ हुआ? एनी व्यूज़? ये तो दुखी है ज़िंदगी से, इसकी बातें भी दुखी होती है। कोई किस पॉइंट पे कहाँ बदल जाए किसने देखा? आपके कुछ विचार इस पे? हाँ हाँ, तो इसके सवाल को समझ गया ना। एक ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो रजिस्टर करवाने की कहाँ जरूरत? हाँ, प्रूव कर पाओगे।
ठीक है, सही बोल रहा है बिल्कुल। अगर आप रजिस्टर करवा लोगे तो आपका जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है उसे आप प्रूव करवाओगे। देख, आज मान ले तेरा और तेरी सिस्टर का नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ये एक चीज़ है। उस नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से तेरी सिस्टर ने तुझे कुछ प्रॉमिस किया, तो बिकॉज ऑफ दैट लव एंड अफेक्शन शी मस्ट परफॉर्म दैट प्रॉमिस। दैट्स व्हाट वी वांट कि शी मस्ट परफॉर्म दैट प्रॉमिस। बट कल अगर वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगी तो तू ये तो प्रूव कर देगी कि हमारे बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, लेकिन ये कैसे प्रूव करेगी कि उसने तुझे कुछ प्रॉमिस किया था? वो बोलेगी कि मेरे को इससे प्यार है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं इसे कार दिलाऊंगी। अब तूने रजिस्टर करवा रखा होगा, राइटिंग में होगा, तो तेरा अपर हैंड रहेगा, तू प्रूव कर पाएगी। करना, इफ यू आर इन अ नीड ऑफ कार कर, ठीक है। सामने वाले ने प्रॉमिस तो तोड़ा है ना, और अगर उस तुझे स्यू नहीं करना तो उसे बोल के कार दिलाए, प्रॉमिस क्यों किया? फिर यहाँ बात कॉन्ट्रैक्ट की हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो निभाओ उसे। अब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने तेरे को बोल दिया निवेदिता तू लेकर आ 400 में से 350 नंबर, ठीक है, तेरे को मनाई लेके जाएंगे हम, ठीक है, बोल दिया, लेकिन ये कोई वी डिडंट मीन इट, बात में बात निकली तो बात कर दी, बट अब इसी चीज़ को राइटिंग में भी कर दिया, रजिस्टर भी कर दिया, तो फिर तो कितनी ऑथेंटिक हो गई, फिर तो हमें वो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। बराबर सुनते जाना। पहला हो गया नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अब दूसरा हो गया वॉलेंट्री सर्विसेज। देखो, अगर मान लो मैंने आपके लिए कोई वॉलेंट्री सर्विसेज दी है, अपने दिल से कोई सर्विसेज दी है, पास्ट में दी थी, और आपने कहा था कि भैया आप उस सर्विसेज के लिए मुझे बाद में कुछ दोगे, मैंने तो सर्विस दे दी, आप मुझे कुछ दोगे उसके रिटर्न में, तो आप मुझे अब जो भी कुछ दोगे उसके लिए मुझे कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पास्ट में आपको वॉलेंट्री सर्विसेज दे चुका हूँ। एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो रोड पे तड़प रहा था, मैं उस वक्त पास के हॉस्पिटल में ले गया, उसका इलाज कराया, लाख रुपए का खर्चा मैंने अपनी जेब से किया। उसके बाद उसने कहा सर आज तो मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन कभी भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं आपकी ये सर्विसेज ज़रूर पे ऑफ करूँगा। तो मैंने बाद में 1 साल बाद, मुझे एग्जाम्पल यही दिया था शायद मैंने तुम्हें, मेरे घर का इंटीरियर कराना था और सामने वाला इंटीरियर डेकोरेट, तो मैंने उससे कहा कि तू मेरे घर का इंटीरियर कर दे, और बदले में मैंने तेरे को सर्विसेज दी थी, तूने कहा था इसे तू कंपनसेट करेगा, तो अब वो जो मेरे घर का इंटीरियर करेगा उसके लिए कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए पहले ही कंसिडरेशन दे चुका हूँ पास्ट में, और मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ पास्ट कंसिडरेशन इज़ अ वैलिड कंसिडरेशन। लेकिन याद रखना, अगर मैंने पास्ट में कंसिडरेशन दिया, वॉलेंट्री सर्विसेज दी, और मैंने ये बोल दिया कि आई एम डूइंग इट ग्रेचुटसली, बोलो तेज बोलो, और तेज बोलो, मतलब मैं ये सेवा भाव में कर रहा हूँ, तो फिर सेवा को गिनाते नेकी कर, इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता। अब अगर मैंने उसे बोला कि भाई मैंने तेरा इलाज करवाया, उर्वी का सुनो बेटा, मैंने बोला कि भैया मैंने तेरा इलाज करवाया है, वो बोल रहा है सर मैं आपको भविष्य में कभी इसका फल दूंगा, मैंने कहा मेरा इसका फल तो मुझे ऊपर वाला देगा, तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, तू जा दुआ करना, बस दुआ में याद रखना। तो अब अगर आपने ये बोल दिया तो फिर अब आपको गिनवाना, अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तेरे को पास्ट में कभी मदद करी थी तो तू भी मुझे मदद कर, दिस इज़ नॉट डन, फिर ये सही नहीं है, याद रखना। सर्विसेज वॉलेंट्री दी हो, प्रोमिसर हैव बीन रेंडर्ड फॉर प्रोमिसर, प्रोमिसर के लिए दी हो, प्रोमिसर एग्जिस्ट करता हो, और प्रोमिसर हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट, प्रोमिसर ने कंपनसेट करने का इंटेंशन जाहिर किया था। सामने वाले ने बोला था कि भैया आपने आज मेरे लिए सर्विसेज दिए, मैं भविष्य में आपको कुछ ना कुछ करके दूंगा। उसने बोला जिसकी मैंने जान बचाई, कि आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपको कभी ना कभी कंपनसेट करूंगा। तो फिर अब ये नॉन ग्रेचुटस एक्ट हो गया। क्या हो गया ये? ब्रैकेट में लिख लो, क्या हो गया ये? नॉन ग्रेचुटस एक्ट। तीसरा, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्थ, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्थ।
अगर मान लो मैंने आपको कोई डेब्ट दिया, उधार दिया, और वो उधार हो गया टाइम बार्ड। क्या हो गया? क्या हो गया? टाइम बार्ड हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे आज मैंने कर्ज़ा दिया इसको, हमारे हरदीप बाबू को, और हरदीप बाबू ने वो कर्ज़ा 3 साल तक नहीं चुकाया, तो 3 साल बाद वो टाइम बार्ड हो जाएगा अपने आप। क्या हो जाएगा? अब हरदीप भी भूल गया, मैं भी भूल गया, 3 साल बाद, ठीक है, टाइम बार्ड हो गया। अब 3 साल बाद हरदीप खुद आया मेरे पास कि सर मैं आपका कर्ज़ा चुकाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? अरे सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। सारा बुराई अभी बताऊँगा नहीं मैं क्या क्या हुआ, बट इसने कहा कि सर आपके पैसे हैं, आप तो ले लो, मैं तो आपको देना चाहता हूँ आपके पैसे। तो आज ये मुझे प्रॉमिस कर रहा है टाइम बार्ड डेब्ट देने का। अब प्रॉमिस के लिए कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। ये तो मुझे पैसे देगा, मैं इसे क्या दूंगा? मुझे इसको कुछ भी देने की ज़रूरत, क्योंकि मैं इसको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो जो मैंने इसको पहले पढ़ाया था वही ये कंसिडरेशन माना, अब नया कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसके अंदर 3 बातें याद रखना। कोई डेब्ट है, कर्ज़ा है, वो टाइम बार्ड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और सामने वाला उस टाइम बार्ड डेब्ट को चुकाना चाहता है। वो आगे से बोल रहा है मैं चुकाऊंगा, तो फिर उसे चुकाना पड़ेगा, उसके लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत। वैसे तो मैंने अभी क्या कहा, मैं भूल चुका था उस पैसे को, हरदीप भी भूल चुका था, वो बात ख़त्म हो चुकी थी, वो बात ख़त्म हो चुकी थी। अब आप आगे से आके बोल रहे हो कि हमें टाइम बाद डेब्ट चुकाना है, तो फिर चुकाओ, उसमें कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत। एजेंसी मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। एजेंसी में कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है फॉर्म करने के लिए। जैसे आज मैंने हरदीप को अपना एजेंट बनाया कि भैया मैं तेरे को चाय का डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा हूँ, आशा चाय बनाता हूँ मैं, वो आशा चाय का डिस्ट्रीब्यूटर मैं तुझे बना रहा हूँ। तो अब ये पूरे कोटा में तू सप्लाई करेगा। अब इसमें मैंने एजेंट बनाया हरदीप को, तो ये एजेंसी को मैंने क्रिएट किया। एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्रिएट करने के लिए। अब ये चाय बेचेगा, मैं इसे कमीशन दूंगा, वहाँ कंसिडरेशन है, बट सिर्फ एजेंट को क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, फ्री में हो जाता है वो काम, उसमें कोई कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आज मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, तो तुमने मुझे प्रॉमिस में कुछ भी नहीं दिया। मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो इसके लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। सना मैम सुन लो, सो नो कंसिडरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर गिफ्ट if you have promised to pay a certain amount of money or certain movable property by way of gift to another person, then you have to pay that gift in reasonable time. No consideration is required for such contract. इस contract के लिए क्या required नहीं है? गिफ्ट में क्या कंसिडरेशन यार, गिफ्ट तो गिफ्ट है। या तो गिफ्ट प्रॉमिस ही मत करो, गिफ्ट दे दो सीधा, प्रॉमिस करो तो फिर उसे निभाओ। लेकिन इसमें यही वाली बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन तुम ध्यान रखना गिफ्ट को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। अगर सामने वाले ने गिफ्ट दिया है तो उसमें कंसिडरेशन वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर सामने वाले ने गिफ्ट का प्रॉमिस किया है तो वो उसे राइटिंग में लिखेगा तो ही आप प्रूव कर पाओगे। नहीं तो मैंने मुंह से बोला कि आज निवेदिता मैं तेरे को ये गिफ्ट दूंगा और मैंने नहीं दिया, तो निवेदिता प्रूफ कैसे करेगी कि मैंने ऐसा कुछ बोला था? मुंह से बोली हुई चीज़ वहाँ पे प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। गिफ्ट के बाद आता है, गिफ्ट के बाद आता है बेलमेंट। अगर आपने बेलमेंट भी पूरा पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, अभी आएगा बेलमेंट, सामने देखो। बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप अपनी चीज़ किसी को यूज़ करने के लिए देते हो। अब ये 2 तरह के होते हैं, ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस। अगर आप सामने वाले को यूज़ करने के लिए देते हो फ्री में तो वो ग्रेचुटस है, उसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं। और आप सामने वाले को यूज़ करने के लिए देते हो पैसों में तो वो नॉन ग्रेचुटस है, उसके लिए आपको पैसे लेने चाहिए और सामने वाला पैसे देगा। अब जैसे मैंने अपनी बुक्स दी पढ़ने को, अपनी बुक्स दी पढ़ने को लकीनाथ को, अब बुक के मैं कोई पैसे नहीं लूँगा तो ग्रेचुटस है, तो इसमें कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत। लेकिन मैंने अपनी कार दी किसी को 1 महीने के लिए और बोला मैं इसके पैसे लूँगा तुझसे, तो वो नॉन ग्रेचुटस है।
तो इतना सिंपल है। ग्रेचुटस है तो पैसे नहीं ले सकते, कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ग्रेचुटस है, और नॉन ग्रेचुटस है तो आप कंसिडरेशन मांग सकते हो। और डिटेल में इसकी बात अपन बेलमेंट में कर चुके हैं और रिवीजन में भी करेंगे। नेक्स्ट, चैरिटी। चैरिटी में भी आपको कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रॉमिस किया है कुछ चैरिटी में देने को तो आपको प्रॉमिस निभाना चाहिए। इसमें एक केस लो है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। इसमें क्या हुआ था कि केदारनाथ ने गौरी मोहम्मद से कहा था कि भैया ये एक मस्जिद है, उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो केदारनाथ ने कहा था कि ये मस्जिद को मैं रिपेयर करवाऊँगा अपने पैसों से, उसने खुद प्रॉमिस किया था। तो उसके कहने पर गौरी मोहम्मद ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया। बाद में केदारनाथ ने कहा कि भैया उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उसने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है अभी पैसे। तो गौरी मोहम्मद ने कहा यार आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, आपकी वजह से मैंने काम शुरू करवाया। तो केदारनाथ ने कहा कि अगर मैं पैसे दूंगा तो भैया मेरे को कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, मैं कौन सा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आऊँगा, वो तो तुम पढ़ोगे, तो कंसिडरेशन तो है नहीं, तो मैं तो नहीं दे रहा। गौरी मोहम्मद ने केस किया। तो इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बैलेंस जजमेंट आई, बड़ी बढ़िया जजमेंट आई, मुझे बहुत बढ़िया लगी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी को चैरिटी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अगर केदारनाथ मना कर रहा है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम गौरी मोहम्मद ने काम तो शुरू करवा दिया था। तो बोला जितना काम शुरू करवा दिया है उतने पैसे तो दे दो आप, ताकि उसकी जेब से ना लगे, क्योंकि आपने प्रॉमिस तो किया ही था। अब अगर मान लो उसको रिपेयर करने में लाख रुपए लगेंगे और अभी 10,000 का काम हुआ है तो आप 10 दे दो, बाकी 90 के लिए आप उसे फोर्स मत करो, क्योंकि चैरिटी करने के लिए किसी को फोर्स नहीं करते। यहाँ पे तो इसने केस कर दिया, वही बहुत बड़ी बात लग रही है मुझे। चैरिटी वैरिटी का कोई केस करता है क्या? आज मैंने इससे बोला कि ये चीज़ मेरी सही करवा देना, इसने अपने दिल से बोला सर मैं करवा दूंगा, इसने नहीं बोला, बाद में मना कर दिया। वो भी इन चीज़ों में, मस्जिद हुआ, मंदिर हुआ, ये सब चीज़ें हुई, इनमें क्या किसी को फोर्स करना, दिल से जिसने जो लिखा दिया, करवाना होगा करवा देगा, नहीं करवाएगा नहीं करवाएगा, केस वेस की तो इसमें कोई बात ही नहीं आती। ठीक है, समझ रहे हो ना, सही कह रहा हूँ ना मैं? प्रैक्टिकली ऐसे ही तो होता है। चैरिटी में क्या किसी को फोर्स करो, सुप्रीम कोर्ट ने कितना सही बोला कि चैरिटी करने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप। हालांकि चैरिटी के लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो दिल से होती है, जिसकी श्रद्धा है, मन है, वो करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। आज मैंने बोल दिया कि मैं कोई मस्जिद बनवाऊंगा, कल मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि मैं नहीं बनवा पाया, तो आप केस थोड़ी कर दोगे मेरे ऊपर, नहीं बनवा पाया तो नहीं बनवा पाया, क्या करेंगे? ठीक है, और ख़त्म शायद ये आपका एक और रिवीजन समाप्त हुआ। कितने केस ऐसे हैं जिसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती? सामने देखो, 7 नेचुरल, सेकंड पास वॉलेंट्री सर्विस, थर्ड प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अब छोटे छोटे हैं, एजेंसी, बेलमेंट, गिफ्ट, चैरिटी, चारों छोटे छोटे, वापस बोलो, एजेंसी, बेलमेंट, गिफ्ट, चैरिटी, चारों में कंसिडरेशन की जरूरत, बिना कंसिडरेशन की भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों कंसिडरेशन का रिवीजन करने के बाद अब अगला रिवीजन करते हैं अपन अदर असेंशियल एलिमेंट। क्या है? अब मैंने आपको कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 12 एसेंशियल एलिमेंट चाहिए। कितने चाहिए? 12 आपको बार बार याद करवा दिए हैं, रिपीट करना नहीं चाहता मैं, एक एक बच्चे को याद होंगे। 12 में मैंने आपको कहा था जो इम्पोर्टेंट है उन पे चैप्टर पढ़ेंगे। 12 में से 8 चीज़ों पे चैप्टर है। अब जैसे 12 में से था 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, तो 2 पार्टी पे कोई चैप्टर नहीं है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इस पर कोई चैप्टर नहीं है। अदर फॉर्मेलिटीज़, इस पर भी कोई चैप्टर नहीं है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग सर्टेन होनी चाहिए, तेल वाला है इस पर। 4 परफॉर्मेंस पे तो चैप्टर है, ये 4 पे कोई चैप्टर नहीं है। अब बाकी 8 पे चैप्टर है। अब 8 में से ऑफर पूरा पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस पूरा पढ़ लिया, कंसिडरेशन पूरा पढ़ लिया। अगला चौथा पढ़ रहे हैं आप। चैप्टर आपका तीसरा है, असेंशियल एलिमेंट चौथा है। कौन सा असेंशियल? अब इसमें सारे पढ़ लेंगे। इस चैप्टर का नाम ही देखो क्या है, इस चैप्टर का नाम है अदर एसेंशियल एलिमेंट। तो जितने भी अदर है सब इसमें पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और ये खत्म हो गया तो सारे एसेंशियल खत्म। उसके बाद डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, परफॉर्मेंस बता दूंगा और कॉन्टेक्स्ट समाप्त। ठीक है, अच्छे से साथ में चलते रहना। अब मेरी तरफ देखो,
कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक असेंशियल एलिमेंट था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैंने आपको कहा था 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं होते, एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड, एक डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर वो है who has not attained the age of majority। माइनर कौन है? जिसने अभी तक मेजॉरिटी की एज अटेन, वो कौन है? माइनर। तो हम लोग माइनर में ये लोग लेते हैं। तो अब माइनर के अंदर जो मेजॉरिटी अटेन नहीं करता वो माइनर है। तो अब हम लोग माइनर से रिलेटेड रूल पढ़ते हैं, लॉ रिलेटिंग टू माइनर। क्या पढ़ते हैं? 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है, उसमें से पहला माइनर है, तो अब माइनर के रूल पढ़ते हैं। माइनर के कुछ 20-21 रूल है, अच्छे से सुनते जाना बराबर। पहला, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। क्या होता है? अर्शी, वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब होता है बेटा? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया था। वॉइड एब इनिशियो वो वैलिड नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इल्लीगल नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल नहीं होते। तू बोल पलक। वेरी गुड। वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, वो बिगिनिंग से ही वॉइड है। क्या है? वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। अब सामने देखो, आज अगर मान लो मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, और आप हो माइनर, आप हो कौन? माइनर। तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होता है, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को डे 1 से ही एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। वो डे 1 से ही कानून की नज़रों में कचरे का डब्बा है। क्या है? आप उसे कभी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर माइनर कभी ना कभी तो मेजर होगा। तो जब वो मेजर होगा तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो मेजर तो होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही क्या था? वॉइड, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। हेलो हेलो, मज़ा नहीं आता यार इसमें। वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। तो अभी मेरी बात सुनो, अगर मान लो इसमें केस लो है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इसमें क्या हुआ था? मोहिरी बीबी ने पैसे उधार दिए धर्मदास घोष को। किसको उधार दिए? अब धर्मदास घोष ने क्या करा? पैसे उधार ले लिए और बाद में पैसे चुकाए नहीं। तो मोहिरी बीबी ने उस पर केस किया। तो केस में आया माइनर है ये, तो धर्मदास घोष बच के निकल गया। अब वो जो धर्मदास घोष था वो 20 साल का हो गया। तो मोहिरी बीबी ने कहा अब तो मेरे पैसे चुका दे। तो धर्मदास घोष वापस केस जीत गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, इट इज़ वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, it has no validity even after attaining majority. It has no validity even after attaining majority। अटेन करने के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट की क्या नहीं होती? वैलिडिटी नहीं होती। क्या नहीं होती? इट इज़ void from day 1। इट इज़ day 1 से ही void है। चलो, तो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट एनी एग्रीमेंट विद और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। केस लो मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मादास। उसने 20,000 रुपये दिए थे, वो 20,000 रुपये में से मनी ने उसे 8 चुका दिए, 12 नहीं चुका है, तो बाकी के 12 के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब सामने वाले ने चुका दिए हो तो ठीक है, नहीं चुका है तो क्या करोगे? उसे मार कूट नहीं सकते आप। ये देखो, नो रेटिफिकेशन इवन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। मतलब अगर माइनर ने आपको पैसे नहीं दिए तो मेजोरिटी होने के बाद भी आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। रेटिफाई मतलब आप उसे सही नहीं कर सकते, अप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि माइनर कभी ना कभी तो मेजर होगा ना, ज़िंदगी भर थोड़ी 18 से कम का रहेगा, कभी तो 18 साल का होगा। तो आप ये बोलो कि अब तो 18 साल का हो गया ना, ला अब पैसे दे दे, तो वो अब भी नहीं देगा, वो कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो माइनर है। गलती आपकी है। लॉ मस्ट प्रोटेक्ट दी माइनर। लॉ तो हमेशा किसको प्रोटेक्ट करेगा? माइनर को। पिक्चर आपकी बनेगी। कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। ठीक है, एक मेरे दोस्त ने एक लड़के को मजबूरी में दुकान पे रख लिया। वो माइनर था, 16 साल का था। अब मेरा दोस्त कभी रखता नहीं है ऐसे माइनर को। अब उसकी फैक्ट्री में लड़कों की ज़रूरत थी। वो लड़का क्या रोता हुआ आया कि भैया मेरे को ज़रूरत है काम की, आप मेरे को 12,000 रुपये सैलरी दोगे। वो दूसरे लड़कों को देता था 12,000 रुपये। तो उसको पता चला होगा, एक लड़का उसके यहाँ छोड़ के चला गया था, तो उस लड़के ने उस लड़के को भेज दिया कि भैया यहाँ चला जा, तू यहाँ काम है। अब उसने मजबूरी में, वो बंदा माइनर बोलता है कि मेरे को ज़रूरत है काम की, ये है वो है।
तो उसने रख लिया, और बाद में उसके यहाँ कुछ पुलिस आई और उसको पकड़ के ले गई। एक तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इलीगल नहीं है लेकिन वॉइड है, लेकिन उस पर धाराएँ लग गई चाइल्ड लेबर की। तो उसका एक अलग कानून है चाइल्ड लेबर का, कि आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हो। उसके बेचारे की जरा सी भलाई करने निकला और वो पिक्चर बन गई। उसने कहा फिर बाद में कि भैया मैं तो इसको रखना नहीं चाहता था। वो तो लड़का ईमानदार था, उसने अपनी मर्ज़ी से बोल दिया कि भाई साहब मैं इन्होंने इनकी कोई गलती नहीं है, मेरे घर में बहुत परिस्थितियाँ ख़राब है, मैंने इनको रिक्वेस्ट करी थी तो ये लोग रखा है। तो भी उसे एक दिन तो रहना ही पड़ा। हाँ पता नहीं, उन्होंने तो लगा दिया उसके ऊपर, 14+ में था या शायद 14 ही होगा वो, पता नहीं, ऐसा ही कुछ था। तो खैर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इलीगल नहीं है। और चाइल्ड लेबर में तो इलीगल भी है, पनिशेबल है। अगर आप किसी लड़के से काम वाम करवाओ तो बहुत सोच समझ के करवाओ भैया, ठीक है। आप किसी की भलाई करने निकलो और ज़बरदस्ती में पिक्चर बन जाए, क्योंकि आपको माइनर से ही क्यों काम करवाना है यार। इंडिया में बेरोज़गारी बहुत है, तो आपको 18 साल से कम का ही बच्चा क्यों चाहिए। 18 साल से ज़्यादा के भी लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें काम दे सकते हो आराम से, अगर आपको लड़कों की ज़रूरत है। भैया क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, रूल रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के रूल नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एट इनिशियल। रूल नंबर 2, नो रेटिफिकेशन इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अटेन करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही रहेगा। मेजॉरिटी अटेन करने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। वॉइड ही रहेगा, क्योंकि मेरी वो लाइन याद रखना, जिस इमारत की नींव कमज़ोर हो वो इमारत कभी मजबूत नहीं हो सकती। आपकी नींव ही कमज़ोर है क्योंकि आपने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, माइनर के साथ। नंबर 3 ये है सबसे इम्पोर्टेंट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बट माइनर कैन बी अ बेनिफिशरी। माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशरी हो सकता है। सामने देखो, अभी मान लो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया स्नेहा के साथ, स्नेहा माइनर है और मैंने इसको LIC की कोई पॉलिसी बेची। अब वो LIC की पॉलिसी बेची और इसको वो पॉलिसी में पैसे देने थे मुझे, तो ये कह रही, मैं कह रहा हूँ कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, अब मैं तो तुझे पैसे भी नहीं दूंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड था और तेरी प्रीमियम के पैसे भी मैं खा गया, जा कर ले जो करना है। तो इस केस में कोर्ट किसको प्रोटेक्ट करेगा, माइनर को, मेरे को नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बेनिफिट के लिए था, तो मेरे साथ बोलो, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज वैलिड even though minor is not capable to make a valid contract। तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं हो लेकिन आपके बेनिफिट के लिए है तो वैलिड है। 3 हो गए। चौथा, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। ये पॉइंट मेरे को बड़ा घटिया लगता है, बहुत ख़राब लगता है। देखो, माइनर अपनी माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है, मतलब उसका सहारा ले सकता है। वो इवन अपनी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है अपनी एज का, अपनी एज का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है माइनर, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और तो भी आप माइनर को कुछ नहीं कर सकते। जैसे आज वो लड़का आया मेरे दोस्त के यहाँ और वो बोल देता कि मैं तो 18 साल का हूँ, तो मेरा दोस्त मान लेता। मान लो आधार कार्ड में भी एडिट करवा के लिया था, तो इस केस में भी वो लड़का लाइबल नहीं है, मेरा दोस्त ही लाइबल है, क्योंकि माइनर को इन्होंने इतनी छूट दे दी है कि माइनर झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि ये मानते हैं माइनर तो बेचारा मासूम है, तो वो उसमें तो अकल नहीं है क्योंकि वो 18 साल का नहीं है। आप में तो अकल है। कितनी गलत बात है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, ही इज़ नॉट स्टॉप सो इवन वेयर ही इज हैव टेकन अ लोन बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही वॉज मेजर। उसने अगर झूठ बोल के लोन भी ले लिया कि मैं मेजर हूँ जबकि वो माइनर है, देन ऑल्सो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एस्टोपल का रूल भी माइनर के अगेंस्ट में अप्लाई नहीं हो सकता। एस्टोपल का रूल ये कहता है कि अगर आपने अपने मुंह से कोई बात बोली है तो यू कैन नॉट डिनाई बाय योर ओन वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स को क्या नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। तो ये कितना गलत है। अब आपने झूठ बोला है तो आपको लाइबल होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी आप लाइबल नहीं हो।
अदर क्योंकि ऐसे अगर केसेस बहुत सारे हाँ तो लोगों के लिए कुछ तो प्रोटेक्शन लगा होगा। कुछ नहीं है ना, अदर पार्टी के लिए तो सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन है कि वो कॉशियस रहे, नहीं बट वो सतर्क रहे। उस केस पे तो उन्होंने मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से वेरीफाई करके लिया। अब उस केस में ऐसा होता है कि अगर डॉक्यूमेंट को तूने वेरीफाई किया और उसमें वो मेजर था तो मतलब फिर उसने फॉर्जरी करी है और फॉर्जरी के लिए फिर उस पर धाराएँ लगेंगी। हाँ, फिर आप सेफ हो। बट इन दैट केस ऑल्सो अगर तूने उसे लोन दे दिया और वो लोन का पैसा खा गया तो उसके पास कुछ है ही नहीं, तो तू बस ये प्रूव कर सकता है कि उसने झूठ बोला है, बट तेरे पैसे रिकवर कैसे करेगा? क्योंकि इन एनी केस माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल। ये आएगा अभी आगे। अब आते हैं लायबिलिटी फॉर नेसेसरी पे। देखो, अगर आपने माइनर को नेसेसरी सप्लाई करी है, क्या सप्लाई करी है? नेसेसरी मतलब फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। क्या? एजुकेशन एंड हेल्थ, मोबाइल फोन, रिचार्ज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेसेसरी बता रहा हूँ ना, क्या क्या है? और बाइक, स्नैपचैट, चार्जर, नेटफ्लिक्स, वेरी गुड, एनीमी। तो भैया नेसेसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अभी मैं नेसेसरी का मतलब समझाऊंगा। पहले बस इतना सुनो कि अगर आपने माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई करी है तो वो नेसेसरी के लिए माइनर लाइबल है। याशी लाइबल है बोल रहा हूँ, लाइबल है माइनर, तो माइनर को पैसे देने पड़ेंगे। बट इन एनी केस माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल। माइनर क्या नहीं हो सकता? आपने उसे कोई चीज़ सप्लाई करी, अब वो नेसेसरी थी, तो आप उससे पैसे मांग सकते हो। अब आप पैसे कब मांग सकते हो? जब उसके पास हो। जैसे आज उसके बैंक अकाउंट में पैसे है तो ले लो उससे, क्योंकि आपने तो नेसेसरी सप्लाई करी है। उसके घर में राशन नहीं था, आपने राशन डलवा दिया। उसको चोट लग गई, आपने इलाज करवा दिया, नेसेसरी है। गिर गया, आप उसे हॉस्पिटल ले गए, नेसेसरी है। अब आपने एक तो भलाई का काम किया और वो कह रहा है मैं तो माइनर हूँ, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, मैं तो पैसे दूंगा नहीं। अब वो माइनर सैफ अली खान की औलाद है, पटौदी खानदान का चिराग है, हाँ, तैमूर अली खान है, मैंने उसकी मदद करी, कहाँ वो कहाँ मैं, ठीक है, मैंने मदद करी, उसको इलाज करवाया, उसका कहीं पे गिर गुरा गया था, पट्टी वट्टी करवाई फोर्टिस हॉस्पिटल में, लाख रुपए का बिल बन गया। मैंने कहा सैफू से कि तेरे बच्चे का ध्यान रखा मैंने, इसकी पट्टी वट्टी कराई। उसने कहा ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं कहा पैसे तो दे, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है विनीशियो, तूने तो कॉन्ट्रैक्ट माइनर से किया था। मैं कहा अरे भाई इसके पास तो पैसा है, हाँ 12वीं पास, अच्छा ये भी सही है। यार लॉयर वॉयर की टीम होती है, बता दिया होगा किसी ने, यार खूब पैसा है, अंधी पैसा है। तो बच्चों अब आप बताओ मुझे कि क्या माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? हाँ, लेकिन मैंने उसे क्या सप्लाई करी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वो पैसे देगा मुझे तैमूर अली उसके अकाउंट में से, बट ही कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल। अब तैमूर के पास पैसे ही नहीं है, सैफू के पास भी नहीं है, करीना के पास भी नहीं है, तो मैं छोड़ दूंगा। फिर इनको ज़्यादा परेशान कैसे करेंगे? फिर पैसे है ही नहीं तो क्या करोगे? अब इसमें मैं आपको ये समझा देता हूँ कि नेसेसरी का मतलब क्या होता है। क्या? मेरी तरफ देखो, नेसेसरी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। नेसेसरी उस पर्सन के स्टेट ऑफ अफेयर को देख के पता चलेगी, उसकी क्लास को देख के पता चलेगी। व्हाट might be necessary for one, what may be necessary for one person can be luxury for another person। जो एक बंदे के लिए नेसेसरी होता है वो दूसरे बंदे के लिए लग्जरी हो सकता है। जैसे तैमूर अली खान के पीछे 2 बॉडीगार्ड जा रहे हैं,
वो उसके लिए नेसेसरी है, बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड ही बिलोंग्स टू। उसके लिए ज़रूरी है, खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए बॉडीगार्ड रखना। सोचो शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, ये 2 बॉडीगार्ड, एक बॉडीगार्ड इनके साथ ना रहे, ये कभी निकल जाए, कितना क्राउड इनको घेर लेता है, कभी भी कुछ हो जाए। ज़रूरी है, मैं मानता हूँ इनके साथ बॉडीगार्ड चलना ही चाहिए। पॉलिटिशियन है, इनके साथ बॉडीगार्ड चलने ही चाहिए, ठीक है। स्पेशली हम जिस देश में रहते हैं वहाँ 2 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की जान जा चुकी है, 2, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। मतलब उस समय ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट पे नहीं थे, वो तो पोस्ट पे थे, प्रधानमंत्री रहते हुए कितनी बड़ी बात है। देखो, तो प्रधानमंत्री रहते हुए मौत हो गई, तो फिर यहाँ पे मैं मानता हूँ भाई बॉडीगार्ड वगैरह रखना जरूरी है। अब जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने थोड़े टाइम पहले रिज़ाइन कर दिया एज अ सीएम, अब एज अ सीएम वो नहीं है, तो उनको अपना घर वर जो भी सीएम की जगह थी वो छोड़नी पड़ेगी। अब उसकी जगह जो नया सीएम है उसको मिलेगा। बट मेरा ये मानना है कि बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल स्टैच्यू, मतलब बिकॉज ऑफ द जिस लेवल पे अभी वो है, मुझे लगता है कि उसको Z+Y+ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, भले वो सीएम नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। और भले अभी सीएम नहीं है, लेकिन थ्रेट्स तो रहते हैं इनको बहुत सारे, जो भी है। जैसे राहुल गांधी जब कुछ भी नहीं थे तब भी उनके साथ Y+Z+ सिक्योरिटी रहती थी, क्योंकि उनके फैमिली में से 2 लोगों की जान जा चुकी है। अभी तो खैर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो उनको उस पोस्ट की वजह से सिक्योरिटी मिली जाएगी, लेकिन जब वो पोस्ट पे भी नहीं थे तब भी वो सिक्योरिटी उनको मिलती थी। अरविंद केजरीवाल को भी अभी मिलती रहेगी। कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके लिए क्या नेसेसरी है, ये आपके स्टेट ऑफ अफेयर को देखकर और आपकी क्लास को देख के पता चलेगा कि किस क्लास से आप बिलोंग करते हो। अब मैं अगर बॉडीगार्ड लेके घूम रहा हूँ तो मेरी जान को कोई खतरा वतरा नहीं है, आइए मार दे मुझे तो अलग बात है, तो ऐसे कुछ खतरा है नहीं मेरी जान को, फिर भी मैं बॉडीगार्ड लेके घूम रहा हूँ, तो ये लग्जरी हो गया। ज़बरदस्ती घूम रहे हो आप अपनी शान शौकत दिखाने के लिए, पैसा है तो 2 जने साथ में घूम रहे हैं, रिक्वायर्ड नहीं है, आप कर रहे हो। पर याद रखना, जो खर्चा आप फिजूल करते हो तो वो नेसेसरी हो तो भी लग्जरी बन जाता है। अगर आज आप मान लो आटा दाल चावल नेसेसरी है, लेकिन आप आटा दाल चावल एक एक्सेप्टेबल क्वांटिटी के ज़्यादा रखते हो, एक रूम भरा हुआ है आपका, तो फिर वो लग्जरी बन गया। कपड़े नेसेसिटी है, लेकिन आपने 365 दिन के 365 कपड़े खरीद रखे हैं, कोई कपड़ा आप रिपीट नहीं करते कभी भी, तो फिर वो नेसेसरी से क्या बन गया, लग्जरी बन गया। तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अगर आप खरीदते हो तो वो नेसेसरी होने के बावजूद भी क्या बन जाती है। मैं आपको अभी तक इतनी देर से बस क्या समझा रहा हूँ, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो नेसेसरी तभी होती है, देखो, एक तो आपकी क्लास से पता चलता है, एक आप उसकी नीड में हो और आपको वो चीज़ किसी ने प्रोवाइड कर दी। अब आप उसकी नीड में हो लेकिन आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, तो फिर वो नेसेसरी नहीं है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये नेसेसरी है, लेकिन माइनर के पास ऑलरेडी ये तीनों चीज़ है और आप उसे और दे रहे हो, तो ये नेसेसरी से क्या बन जाएगा, और ये रूल एप्लीकेबल। बट याद रखना, माइनर नेसेसरी के केस में लाइबल है बट पर्सनली लाइबल नहीं है। बोलो मेरे साथ रिपीट करना, अ थिंग सप्लाइड टू माइनर which is necessary as per minor's state of affair, then minor is liable for such goods, but in any case he cannot be held personally liable। मतलब आप उसके पास पैसे हो तो उससे ले सकते हो, बट उसे पर्सनली लाइबल, उसे ये नहीं बोल सकते कि जा कहीं से लोन लेकर आ, जा कहीं से कर्जा लेकर आ, जा कहीं से भी चुका, आप ऐसे। यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब छोटे छोटे पॉइंट है। गार्जियन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो माइनर के गार्जियन के साथ, मतलब माइनर के परिवार के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है, लेकिन अगर वो माइनर के बेनिफिट के लिए है तो वैलिड है। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो माइनर से और लाइबल ठहराते हो गार्जियन को, तो वो वॉइड है।
आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो गार्जियन से और बेनिफिट हो रहा है माइनर का, तो वो वैलिड है। क्या बोला मैंने? देखो, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो माइनर से और आप लाइबल ठहराते हो उसके गार्जियन को, तो वो वॉइड है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो गार्जियन के साथ भी वॉइड है। अब आप माइनर से पैसे नहीं मांग रहे, उसके बाप से मांग रहे हो, तो भैया वॉइड तो वॉइड होता है। आप उसके बाप से ले लोगे तो फिर वॉइड का हुआ। लेकिन आप उसके बाप से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और बेनिफिट माइनर का हो रहा है, तो वो वैलिड है। जैसे एक बाप अपने बच्चे की म्यूचुअल फंड ले ले अपने नाम से, बच्चे के नाम से, एक बाप अपने बच्चे के नाम से SIP करवा ले, एक बाप अपने बच्चे के नाम से LIC ले ले, एक बाप अपने बच्चे के नाम से FD करा ले, एक बाप अपने बच्चे के नाम से एजुकेशन लोन ले ले। ये सारी चीज़ें माइनर के बेनिफिट के लिए है तो वैलिड है। सो कॉन्ट्रैक्ट executed by guardian of minor for the benefit of minor is valid। तो माइनर के गार्जियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड होता है। इसमें एक केस ये भी दे रखा है कि अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन करता है माइनर के बिहाफ पे उसकी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को बाइंड करवाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए नहीं है। जैसे अभी मेरी बात सुनो, मेरे दादाजी ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी करी और मेरे पापा ने क्या कहा कि शब्बीर इस प्रॉपर्टी पे साइन कर दे, ये तेरे दादाजी ने तेरे नाम पे करी है लेकिन ये तू हमें दे दे। तो मेरे पापा मुझे फोर्स कर रहे हो प्रॉपर्टी बेचने के लिए, मुझे बेचना नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। लेकिन अगर मेरे पापा मुझे बेनिफिट के लिए ही बोल रहे हैं कि बेटा ये प्रॉपर्टी तेरे नाम पे है, ये प्रॉपर्टी का वैल्यू लगातार गिर रहा है, जब तक तू 18 साल का होगा और गिर जाएगी, अभी अपन इसको बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से तेरे नाम से मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ, गोल्ड का भाव लगातार बढ़ता है। अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे पापा ने मेरे साइन करवा लिए। अब ये मेरे बेनिफिट के लिए किया है तो वैलिड है, और मुझे फ्रेम करने के लिए किया है तो वॉइड है। सुन रहा है? चलो बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।